रशिया की जबरदस्त जीत हुई है क्योंकि उसने यूक्रेन का सबसे मजबूत दीवार, सबसे मजबूत किला पूरी तरीके से तोड़ दिया है। ये वो चीज है जिसके पीछे यूक्रेन ने 11 सालों में खूब मेहनत करी थी, पानी की तरह पैसा बहाया था, इतने डिफेंसेस तैयार करे थे कि एक ही पर्पस के लिए कि रशिया कभी आ नहीं पाए। लेकिन साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करने के बावजूद रशिया ने उसकी फोर्ट्रेस बेल्ट को तोड़ दिया है, उस महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा कर लिया है। अगर आपको यह लगता है कि रूसी मीडिया का प्रोपेगेंडा है तो यूक्रेन के हितैषी की बात कर लीजिए। रॉयटर्स से लेकर यूरो मैदान प्रेस चीख चीख कर कह रही है, और आज के दिन ही रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म करा है सबूत के साथ, झंडों के साथ, कि यह महत्वपूर्ण शहर हमारे कब्जे के अंदर आ गया है। और तो और आप सच्चाई इस बात पर भी जान सकते हैं, द कीव इंडिपेंडेंट नाम की सबसे फेमस यूक्रेन की इंग्लिश वेबसाइट ने सारी परतें खोल दी, जहां पर एक हफ्ते पहले जून 23 को उसने लिखा था कि रशियन सैनिक इस शहर के अंदर, कोत्स्यानविका के अंदर घुस चुके हैं और बैटल शुरू हो गया है। लेकिन अब लगभग 10 दिन बाद यूक्रेन ने अपने सबसे मजबूत किला छोड़ दिया है, वो रशिया के कब्जे के अंदर आ गया है। और इसी वजह से जेलेंस्की की आपको यह हालत देखने को दिखेगी, जहां पर वो पूरी तरीके से बेबसी में डूबा हुआ है। जो पीछे आपको अंधकार दिख रहा है, जो हाथों पर आपको इतनी लकीरें दिख रही है, वो इसीलिए क्योंकि उसको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। क्योंकि 2022 से नहीं बल्कि 2015 से ये मजबूत किला बनाया था, 5 शहरों को आपस में कनेक्ट करते हुए, एक ही पर्पस से कि रशिया कभी कब्जा नहीं कर पाए। सबसे मजबूत किला यहां पर पूरी तरीके से रशिया ने छीन लिया है, और अब उसकी राजधानी कीव और बाकी बड़े शहर दिनेप्रो से लेकर खेरसोन, जापोरिजिया, ये सब खतरे में आ चुके हैं। क्योंकि जो डॉनबास की फोर्ट्रेस बेल्ट है, ये किसी शहर का नाम नहीं है, ये कड़ी थी, ये चेन थी यूक्रेन की सबसे मजबूत, इन 5 शहरों को मिलाकर बनाई गई थी। और इसके अंदर से भी सबसे इंपॉर्टेंट शहर 3 थे, 3 में से एक पर पूरी तरीके से रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया। और यह बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है जेलेंस्की के लिए, क्योंकि 11 साल तक वो रुके थे इसको बनाने में। इस तरीके से कई सारे लेयर्ड डिफेंसेस इन्होंने लगाए थे। पहले डिफेंस के अंदर आपको ट्रेंचेस दिखते हैं, लंबे लंबे लाइंस दिख रही है, किलोमीटर तक खुदी हुई, जिसके अंदर डिफेंसिव पोजीशंस ली गई है। उसके बाद आपको दिखते हैं ड्रैगन स्टीथ कंक्रीट के बड़े बड़े बैरियर्स जो रोके। तीसरी लेयर आती है यहां पर बार्ब्ड वायर्स की, फिर हेजहॉग्स आते हैं, कंक्रीट बंकर्स दिखाते हैं। यह एरिया इतना महत्वपूर्ण है कि यहां पर यूक्रेन के सबसे बेस्ट स्टील प्लांट्स है, कोयले की फैक्ट्रीज है, बेस्ट फार्म लैंड है, मारियापोल पोर्ट है जो सीधे ब्लैक सी तक लेकर जाता है। और अब ये सब उसके कब्जे से बाहर निकल गया है। पुतिन ने अपना पूरा सपना पूरा कर लिया है। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है कि पुतिन ने शुरुआत से, रशिया ने साफ तौर पर ट्रंप को भी कहा था कि आप चाहते हो युद्ध रोके, मुझे डॉनबास दे दो, डॉनबास का वो हिस्सा मुझे चाहिए जो यूक्रेन कब्जा करके बैठा है। और इसी चक्कर के अंदर वो इतनी तैयारी करके बैठा था, लेकिन सारे के सारे इसके डिफेंसेस फेल हो गए हैं। बहुत बड़ी विक्ट्री है ये, और ये इसलिए बनाए गए थे क्योंकि 2014 के अंदर पुतिन क्राइमिया पर कब्जा कर लेते हैं, इतने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। यूक्रेन तो क्या, यहां पर पूरा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका को पता ही नहीं लगता ये कैसे हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं, और कुछ ही घंटों के अंदर बिना गोली चलाए हुए पुतिन के लिटिल ग्रीन मैन पूरे के पूरे क्राइमिया में फैल जाते हैं। और वहां के लोग कहते हैं हां, हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं, और फटाफट वो रशिया का हिस्सा बन जाता है। सोचिए, वेनेजुएला ऑपरेशन की तो ऐसे ही तारीफ करते हो, मदुरो वाला ऑपरेशन बहुत छोटा था, यहां पर पूरे के पूरे वेस्ट से अकेले ने पंगा करा था। और तभी से पुतिन पर पहली बार 2014 में सैंक्शंस लगते हैं। अगर समझना हो कारण कि पुतिन की इकोनॉमी आज इस यूक्रेन वॉर में क्यों सरवाइव कर रखी है, 2014 क्राइमिया को धन्यवाद दो, तब से पुतिन ने तैयारी कर रखी है।
2015 के अंदर इस हिस्से के अंदर डोनेस्क और लुहांस, जिसको एक साथ डॉनबास कहते हैं, इसको लेकर पूरी लड़ाई हो जाती है। यूक्रेनियन सेना यहां पर पुतिन के अनुसार रूसी बोलने वाले यूक्रेनियन लोगों पर अत्याचार कर रही थी और पुतिन से यह सहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने अपने समर्थित लड़ाके यहां पर भेजे और यहीं से जंग शुरू हो गई। यह बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट बनते जा रही थी। इसी चक्कर के अंदर यूक्रेन को एक चीज तो पता थी, आज नहीं तो कल वॉर जरूर होगा और बहुत बड़ा होगा और मुझे यहां पर इसको रोकना होगा। रोकने के लिए अटैक नहीं सोचा, डिफेंस सोचा। इसीलिए यहां पर पूरी की पूरी डॉनबास की फोर्ट्रेस बेल्ट बनाई, किले नुमा दीवार बनाई, एक कड़ी जो पूरी तरीके से रशियन आर्मर को रोक सके, रशिया की ताकत को वहीं पर रोक सके, इस हिस्से के अंदर उसे आगे नहीं बढ़ने दे। इसी चक्कर के अंदर 30 मील, लगभग 50 किलोमीटर लंबी ये पूरी की पूरी दीवार है। इस तरीके से पहला डिफेंस आता है ट्रेंचेस का। वर्ल्ड वॉर 2 का सिस्टम आज भी यूक्रेन में मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर है, जहां पर इनको रोकने का काम दिया गया है। इसके साथ कई किलोमीटर लंबी इस तरीके से कटीले तारे बिछा रखी है, साथ ही के अंदर ड्रैगन टीथ बिछा रखे हैं जो टैंक्स को रोक रहे। बड़े बड़े कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसका काम होता है टैंक्स को आगे नहीं बढ़ने का। उसी श्रेणी के अंदर यहां पर डर इतना था कि महत्वपूर्ण शहरों को बचाने के लिए उन्होंने हेजहॉग्स तक लगा दिए। ये स्टील के बड़े बड़े इस टाइप से थे जो किसी भी तरह के मूवमेंट रोक देते हैं, सड़कों पर पूरी तरीके से एक अवरुद्ध, एक बैरियर बनकर काम करते हैं। और यहां तक कि कंक्रीट बंकर्स तक बना रखे थे, सिर्फ एक ही कारण को कि रूसी सेना यहां तक पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाए, क्योंकि डर था रशिया के सबसे खूंखार आर्मर का, रशिया के जो टैंक्स है, रशिया के जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है, बीएमपी की जो ताकत है, उससे बुरी तरीके से यूक्रेन कांपता था। इसके अनुसार इन लोगों ने पूरी की पूरी डिफेंसेस बनाई थी। और जब रशिया ने भी यूक्रेन को उसी जवाब में, उसी लैंग्वेज में जवाब देना शुरू करा, तो उन्होंने ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए भी सिस्टम बनाए। ये बहुत फेमस ड्रोन है, ईरान ने बनाया था, तकनीक बेची किसको? रशिया को। जेरान नाम का और ज्यादा खूंखार ड्रोन बना दिया, जेट पावर्ड इंजन, मल्टीपल मॉडल्स, बहुत तेज रफ्तार से और ज्यादा एक्सप्लोसिव। साथ में लूकस करके लॉइटरिंग ड्रोन सिस्टम्स बनाए, सर्विलांस। इनसे निपटने के लिए भी जेलेंस्की ने इन 5 शहरों के अंदर पूरी एक जाल बिछा दिया ताकि ड्रोन्स को पूरा रख सके। ये एक मेजर हाईवे है, इस हाईवे को ऊपर से लेकर नीचे तक सब तरफ से पैक कर दिया। मच्छरदानी होती है, लेकिन यहां पर मच्छर जैसे ड्रोन्स बड़े बड़े टैंक्स को निपटा देते हैं। इस चक्कर में इस क्षेत्र में इतनी सुरक्षा बनाई गई थी क्योंकि इतना ज्यादा ये जरूरी है। और तो और यहां पर लॉजिक ये था कि हम इतने सारे डिफेंसेस बना रहे हैं, अगर कोई एक में फंसेगा तो दूसरे में, तीसरे में, इतने मल्टीपल बैरियर्स जब तक वो पार करेगा तो रशिया को होंगे लॉसेस किसमें? आदमी में, इक्विपमेंट में, समय जाएगा, मोराल टूटेगा। और जब तक यूक्रेन क्या करेगा? तैयारी कर लेगा, एक अलग तरीके से काउंटर ऑफेंसिव कर पाएगा, नया टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन कर सकता है, अपने सेना को इकट्ठा करके बेहतर उनको मटेरियल दे सकता है। लेकिन ये सबका सब बेवकूफी निकली, स्ट्रेटेजिक लॉजिक, क्योंकि रशिया ने इस महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा करके इनके डिफेंसेस में सेंधमारी कर दी। अच्छा, दिक्कत ये नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन ही यहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा था, ज्योग्राफी भी रशियंस के फेवर में नहीं थी। सोचिए, इसलिए इतना बड़ा यहां पर अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर शील्ड है, इस तरीके से नदी बहती है और नदियों ने तो बड़े बड़े आक्रमणकारियों को रोका है। उस विशाल नदी को पार करना उस जमाने में जितना मुश्किल था, आज भी उतना मुश्किल है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में, लेकिन फिर भी रशियंस ने ये कर दिखाया। साथ में यहां पर एक और एडवांटेज मिलता है, भूगोल, ज्योग्राफी से रिलेटेड। यहां पर जो यूक्रेनियंस है ना, वो ऊंचाई पर बैठे हुए, एलिवेटेड रिजेस है। रशियंस कहां है? अरे भैया, निचले स्तर पर। और जो ऊंचाई पर बैठा होता है उसे हमेशा फायदा होता है। फायदा किस चीज का? कि वो लाइन ऑफ साइट उसकी सीधे जाती है, वो देख सकता है। यहां पर मैन पावर कम लगती है, आप डिफेंड कर रहे हो, अटैकिंग सेना को ज्यादा लोग चाहिए होते। कारगिल मत भूलिएगा, कारगिल में क्या था? पाकिस्तानी सेना हजारों फीट ऊंचे पहाड़ पर जमकर बैठी हुई थी, नीचे थी भारतीय सेना। उनको हटाने में ऊपर अगर एक जवान है तो हमें कम से कम 9 से 10 जवान चाहिए होते। ये एडवांटेज होता है हाइट का, और यहां पर एडवांटेज किसके पास था?
यूक्रेन के पास। उस एडवांटेज को भी, ज्योग्राफी को भी उन्होंने पूरा का पूरा हटा दिया और पुतिन का एक ही गोल था 2022 से, ये जो क्षेत्र है जहां पर ये 5 शहर फोर्ट्रेस बेल्ट बना रखे, ये मुझे साम दाम दंड भेद सब कुछ करके दो और ला कर दो। और रूसी सेना ने बहुत कठिन परिश्रम के बाद, स्ट्रगल करके आखिरकार में दुनिया के सबसे टफेस्ट बैटल्स के अंदर जीत दिखाई है। ये वो रूसी सेना है जो किसी के सामने डरती नहीं है। नेपोलियन आया था रूस पर हमला करने, उसका साम्राज्य मिट गया। हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी रूस पर हमला करना। बर्लिन इकलौते रशियन आर्मी ने कैप्चर कराए। यह है ताकत रूस की, जो वेस्टर्न मीडिया नहीं बताती, जो छुपाती है। और इस तरीके से एक हफ्ते पहले लाल लाल के अंदर पूरे शहर को कैप्चर करा था, घेराव करा था, अब उनके कब्जे के अंदर है। ये जो जलती हुई तस्वीर है, ये रशियन टैंक की है, क्योंकि यूक्रेन ने ड्रोन्स को लाते हुए पूरा बैटलफील्ड बदल दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। रशिया खुद सीख रहा है, यूक्रेन आगे है एक कदम। लेकिन सवाल उठता है, फिर कैसे इतने चुनौतीपूर्ण माहौल के अंदर रशिया ने इतनी बड़ी विक्ट्री ली? क्या उससे टैंक्स भेजे, ब्रिगेड भेजी, जवान भेजे? आंसर है, भेजे तो सही, लेकिन पैदल भेजे। कितने? दर्जन भर भी नहीं, भूल जाइए, 1 या 2 जवान भेजे। और ये माइक्रो इन्फिल्ट्रेशन करा था। हुआ ये कि जब दुश्मन आपकी बाड़बंदी करके बैठता है तो आपको उसके कैंप में घुसना होता है, बस यही करा। रशियन सोल्जर्स 1 या 2 को पूरा टास्क दिया जाता था कि तुम रेंग रेंग कर बिना ड्रोन की आंखों में आए हुए तुम फटाफट से ये जो यूक्रेन के ट्रेंचेस है इसको पार करो। पार करते ही तुम्हें उस पार दिखेंगे कुछ घर, उस घर के अंदर तुम नीचे छुप जाओ, अंदर छुप जाओ, ताकि ड्रोन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। फिर तुम शहर के अंदर और ज्यादा घुसते चले जाओ, जहां पर तुम्हारे बाकी साथी भी इकट्ठा होंगे। इसी तरीके से उस यूक्रेनियन शहर के अंदर जगह जगह रशियन सोल्जर्स घुस गए थे, 1-1, 2-2 करके। और ये इतना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन था कि यूक्रेन वहां से पूरी तरीके से भाग गया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और यूक्रेन का ये दी एंड है। दी एंड इसलिए है क्योंकि सबसे पहला झटका लगा है उसकी लॉजिस्टिक लाइन को। ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र है, यहां पर रेलवे की पूरी लाइन बिछा रखी है। इनका फ्यूल आता है, खाना पीना आता है, यहां तक कि इनका इक्विपमेंट, साजो सामान, गोला बारूद भी इसी रास्ते से आता है। अब कब्जा कर लिया रशिया ने तो उस लाइन हो गई स्नैप। जब गाड़ियों में डालने के लिए तेल नहीं है तो कैसे भागोगे? जब आप बाहर नहीं निकल सकते तो इवैक्यूएशन कैसे करोगे अपने लोगों का? और अगर भागने की कोशिश करी तो रशिया के ड्रोन्स और आर्मर अब आपको पूरी तरीके से कुचल देंगे। बहुत बड़ी ये यहां पर गड़बड़ है यूक्रेन के लिए। दूसरा, अगर उन्होंने लड़ने की भी कोशिश करी तो उसके पास आदमी कहां है? रशिया इकलौती जगह तो हमला नहीं कर रहा, 5 से 6 अलग अलग एक्सेस से अटैक हो रहा है। इसके पास इतनी बड़ी कमी है यूक्रेन के पास लोगों की कि ज़ेलेंस्की को इतना पैसा मिलने के बाद कह रहा है मेरे आर्मी में रिफॉर्म्स करने हैं मुझे, क्योंकि सच नहीं बता पा रहा कि उसकी आर्मी में लोग लड़ ही नहीं रहे। कौन जाएगा मौत के मुंह में? आज तक किसी भी इंसान ने जिससे रशिया को मिटाने का सपना देखा वो खुद दफन हो गया। तो ज़ेलेंस्की की बेवकूफी आम यूक्रेनियन नागरिक समझते, इसीलिए लाखों यूक्रेनियन लोग, मर्द जो असलियत में देश में लड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, छुप कर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से जापान से लेकर अमेरिका, यूरोप में फैले हुए हैं, नहीं लड़ना चाहते। दूर दूर से स्लावा रशिया ही कह रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनको पता है रशिया से पंगा लेने का मतलब है मौत। यहां पर सवाल उठे कि सबसे बड़ा खतरा तो यह है इस बेल्ट के गिरते ही इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर कीव से लेके क्रामास्तोर, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, ये सारे के सारे डोमिनो इफेक्ट के अंदर फंस जाएंगे। ये नहीं बच पाएंगे। क्यों नहीं बच पाएंगे? फिर से ये मैप बताता है ज्योग्राफी का। ये है पूरा का पूरा एरिया, इसमें से एक शहर उन्होंने कब्जा कर लिया। यहां ग्रीन का मतलब है कि गो हेड, सीधे बढ़ते रहो, क्योंकि रशियन टैंक्स अब दौड़ेंगे मैदान के अंदर। क्यों? प्लेन्स है, आसान है, वहां पर आगे और कोई डिफेंसेस बना ही नहीं रखे यूक्रेन के अंदर। सारा पैसा, सारा जान तो 11 साल के अंदर यहीं फूंक दिया। इसी चक्कर के अंदर गार्जियन साफ तौर पर कहता है सबसे पहला शहर आएगा दिनिप्रो। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है, उसके पास अपना कोई डिफेंसेस है ही नहीं। सबसे मजबूत कड़ी जब तोड़ दी तो ये तो आसानी से ताश के पत्तों तक बिखरेगा। साथ में इसके अलावा खार्किव और राजधानी तक भी जाने का रास्ता साफ हो गया।
बहुत बड़ा झटका यूक्रेन के लिए। ऊपर से दिक्कत यह है कि पहले के जो 5 शहर थे बहुत पास में थे तो एक चेन बन रही थी, एक के साथ एक। इस चक्कर में कोऑर्डिनेशन बेहतर था, डिफेंसेस मजबूत थे। लेकिन आगे जब बढ़ोगे, सोचिए लोजोवर, इज्यूम जैसे शहर कितने दूर दूर फैले हुए, 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब रशियन आर्मी चाहे तो एक बार में पूरे शहर का घेराव कर सकती है, उनको बचाने कोई नहीं आएगा। इसीलिए यहां पर हर यूक्रेनियन नागरिक, खासकर सैनिक की हालत इस तरीके से हो रही है, जहां पर सामने ये टूटी हुई बिल्डिंग दिखा रही है कि उनका फ्यूचर कैसा है, बिखरा हुआ, बर्बाद। जहां पर वो सच में लड़ना तो चाहते हैं लेकिन जीत कभी भी नहीं पाएंगे, ये उनको पता है, क्योंकि यूक्रेन का झंडा उनके हाथ में है। लड़ना चाहते हैं लेकिन वो लड़ाई हार चुके हैं कब का। पुतिन यही कह रहा है कि भैया आज नहीं तो कल तुम सरेंडर करोगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि यूक्रेन को एक चीज नहीं समझ में आई, उसको बिल्कुल बैटरिंग रैम की तरह यूज करा गया। मतलब उसके कंधे पर रखकर गोली चलाने वाले अमेरिका था, जिन्होंने रूस को तो कमजोर कर दिया, मिटाने की कोशिश थी, उसमें विफल हो गए। लेकिन रूस को मिटाने वाला आज तक कोई देश नहीं बना, ना कोई साम्राज्य टिक पाया, और यह बेचारा यूक्रेन अलग ही चीजों के अंदर फंसकर रह गया। इसी चक्कर के अंदर देश बर्बादी देख रहा है। जेलेंस्की के पास अब कोई चारा नहीं है। इसलिए कमेंट करके बताइए, क्या जेलेंस्की को सरेंडर कर देना चाहिए या बेवकूफों की तरह और लड़ना चाहिए।